हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप मेरे बचपन के दिन पाठ को भली भांति समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में आप प्रश्न और उत्तर जानेंगे। तो पाठ के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। इसका उत्तर है, उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। अगर कोई भाग्यशाली बच गई तो उसे पारिवारिक व सामाजिक भेदभाव के साथ साथ अनेक सामाजिक बंधनों व कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। महिलाएं बहुत कम की संख्या में शिक्षित थीं, क्योंकि उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि कुप्रथा भी फैली हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर उस समय लड़कियों की दशा शोचनीय थी या अच्छी नहीं थी। अगला प्रश्न है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। इसका उत्तर है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियां पहले से थोड़ी बदली है। लोग पहले जहां जन्म लेते ही लड़कियों को मार देते थे, परंतु आज स्थितियां थोड़ी बदल गई है। सरकार के द्वारा कठोर कदम उठाने से इसमें कमी आई है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़के के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कुछ कमज़ोर मानसिकता वाले लोग के कारण दहेज हत्या व कन्या भ्रूण हत्या अभी भी समाज में व्याप्त है, और इस भेदभाव को तभी दूर किया जा सकता है जब समाज के साथ साथ हम भी जागरूक होंगे। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। इसका उत्तर है, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में विशेष नहीं थी, और इसलिए वो मौलवी साहब जो कि उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने आया करते थे को देखकर चुप जाया करती थी या बहाने बना लिया करती थी। इस तरह से वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में कहा है कि उनकी माँ जबलपुर की रहने वाली एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी के प्रति प्रेम, लेखन, गायन के शौक का भी वर्णन किया है। लेखिका की माँ ने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना, संस्कृत पढ़ना सिखाया। गीता में विशेष रुचि के कारण वो मीरा के पद जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले बहुत ही प्रभावी रूप से गाती थी। लेखिका के जीवन में अच्छे संस्कारों व नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में उनकी मां की अहम भूमिका रही है। प्रश्न संख्या 4 है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी उनके बीच आत्मीय संबंध थे। वे आपस में मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाते थे। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर मनाए जाते थे। दोनों परिवारों के सदस्य मुँह बोले रिश्तों में बंधे थे। वर्तमान में आज का वातावरण इतना संकुचित हो गया है कि सभी अपने अपने संप्रदाय के दायरों तक सीमित होकर रह गए हैं। इसलिए लेखिका को अपने बचपन के दिनों में जवारा के नवाब के साथ पारिवारिक संबंध स्वप्न जैसे लगते हैं। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 है, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। इसका उत्तर है, जेबुनिसा की जगह यदि मैं होती तो मैं महादेवी वर्मा जी से कविता कहानियाँ लिखने की विधा सीखती, साथ साथ उनके सानिध्य में रहकर असाधारण प्रतिभा की धनी महादेवी वर्मा जी के लिए जितना हो सके उनकी मदद करती, लेकिन बदले में कुछ पाने की चाह नहीं रखती, क्योंकि मित्रता बदले में कुछ पाने की चाह के बिना होती है। स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा मित्रता को निभाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाएं कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे।
इसका उत्तर होगा, यदि मुझे इस तरह का कोई पुरस्कार मिला होता और वह पुरस्कार मुझे देश हित में किसी को देना पड़ता तो पहले तो मुझे थोड़ी झिझक होगी, क्योंकि पुरस्कार मेहनत का प्रतिफल होता है। परंतु जैसे ही मुझे लगता कि यह पुरस्कार देश हित के काम आ सकता है तो मैं सहज ही इसे देने को तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि व्यक्तिगत हित देश हित के सामने कोई महत्व नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 7 है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका के छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहती थीं। इनमें से मराठी, हिंदी, उर्दू, अवध, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाली लड़कियां थीं। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेद होते हुए भी उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद सारी छात्राएं एक दूसरे से हिंदी में बात करती थीं, ताकि जो उनकी भाषा नहीं समझ पाता है उनकी बातों को समझ जाए। सभी में परस्पर बहुत प्रेम भाव था। भाषा अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न संख्या 10 है, पाठ के निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द ढूंढकर लिखने के क्रम में सबसे पहले आइए देखते हैं। विद्वान का मूर्ख, अनंत का अंत या सीमित, निरपराधी का अपराधी, दंड का विलोम होगा पुरस्कार और शांति का विलोम होगा अशांति। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। इसका उत्तर है, पहले हम लोग शब्द को देखेंगे। शब्द है निराहारी, इसका उपसर्ग है नीर या आ, प्रत्यय है ई और मूल शब्द है हार। सांप्रदायिकता में उपसर्ग है सम या प्र, प्रत्यय है इक या ता, मूल शब्द है दाय। शब्द अप्रसन्नता का उपसर्ग है अ, प्रत्यय ता, मूल शब्द प्रसन्न। शब्द अपनापन में प्रत्यय है पन और मूल शब्द है अपना। शब्द किनारीदार में प्रत्यय है दार और मूल शब्द है किनारी। शब्द स्वतंत्रता में हो गया उपसर्ग हमारा हो गया स्व, प्रत्यय हो गया तंत्र, मूल शब्द हो गया ता। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। इसका उत्तर है उपसर्ग और उपसर्ग युक्त शब्द। अन उपसर्ग के अंतर्गत हमारा शब्द बनेगा अन्वेषण और अनशन। अ उपसर्ग से हमारा शब्द बनेगा असत्य और अन्याय। सत उपसर्ग के अंतर्गत सत्संग, सत्कर्म। स्व उपसर्ग के अंतर्गत स्वार्थ, स्वाधीन। दूर उपसर्ग के अंतर्गत हमारा उपसर्ग युक्त शब्द बनेगा दुर्लभ और दुर्व्यवहार। इसी तरह प्रत्यय के अंतर्गत बनने वाला शब्द देखते हैं। दार प्रत्यय के अंतर्गत शब्द जो बनेगा वो दुकानदार, चौकीदार। हार प्रत्यय से होनहार, पालनहार। वाला प्रत्यय के अंतर्गत शब्द जो बनेगा वो है अखबार वाला, फल वाला। और अन्य प्रत्यय के अंतर्गत शब्द बनेगा वो पठनीय और दर्शनीय होगा। प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। समास का नाम और विग्रह। समास का नाम है जन्मदिन, विग्रह होगा इसका जन्म का दिन, और इसमें जो है तत्पुरुष समास है। उर्दू फारसी समास के अंतर्गत विग्रह इसका होगा उर्दू और फारसी, और ये जो है द्वंद्व समास है। पंचतंत्र समास के अंतर्गत इसका विग्रह होगा पंचतंत्रों का समाहार, और इसका समास जो है वो है द्विगु। पहले पहल समास के अंतर्गत इसका विग्रह होगा सबसे पहले, और इसमें कौन सा समास है, इसमें है अव्ययी भाव समास। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।